नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश की हर बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। अब वक्त है दुनिया के बारे में बात करने की। दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे आर्कटिक की, जिसे लेकर दुनिया के ताकतवर देश आमने सामने आ गए। कनाडा ने रूस और चीन पर जासूसी के आरोप लगाए हैं, जो आर्कटिक के में कब्जे की दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। आखिर कनाडा की खुफिया एजेंसी को चीन और रूस के खिलाफ क्या मिला है, इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही कनाडा ने क्यों कहा कि रूस के एजेंट कनाडा के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसके बाद आपको आर्कटिक का मैथमेटिक्स भी समझाएंगे कि आखिर बर्फीला इलाका जो है, जहां जीवन संभव नहीं है, जहां हमेशा बर्फ रहती है, वो दुनिया के ताकतवर देशों के लिए क्यों जरूरी बन गया है। आखिर इसके पीछे की जंग क्या है, वजह क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे आर्कटिक में किन देशों का दबदबा है और वहां हर कोई अपनी पैठ क्यों बढ़ाना चाहता है। बात करेंगे चीन रूस के आर्कटिक प्लान की, जिसे कामयाब करने के लिए जोर शोर से दोनों देश लगे हुए हैं। आखिर कनाडा के पास आर्कटिक में ऐसा क्या है जो रूस और चीन दोनों कब्जाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। इसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे ट्रंप के उस पीस प्लान के फेल होने की, जो उन्होंने दो देशों के बीच करवाया था। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि वो दो देशों में युद्ध रुकवा देते हैं। अजरबैजान आर्मेनिया में युद्ध रुकवाने का दावा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर जंग रुकवाने का दावा। इसी तरह से उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग रुकवाने का दावा किया था और पीस मेकर बनने का काफी शौक है। लेकिन इस बार ट्रंप का यह प्लान बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। थाईलैंड कंबोडिया की जंग से एक बार फिर खतरे की बू आ रही है। इस जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया। आखिर इन देशों को लेकर ट्रंप का पीस प्लान क्या था जो फेल हो गया और दोनों देश क्यों एक बार फिर से भिड़ गए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे दोनों देशों की छिड़ी इस जंग में आखिर क्यों ये देश एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। आखिर क्यों दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया है और ट्रंप का शांति प्लान कैसे फेल हो गया है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। इसके बाद बात होगी इटली के खत्म होने अस्तित्व की। जी हाँ, सुनने में आपको भले ही हैरानी भरा लगे, लेकिन इटली एक ऐसा मुल्क जो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, वजूद के लिए जूझ रहा है, और इसे लेकर इलॉन मस्क तक ने चिंता जाहिर कर दी है। आखिर इटली में ऐसा क्या हो रहा है कि इटली की आबादी खतरे में है, या यूं कहें ये देश ही खत्म होने की कगार पर है। कहते हैं इटली में बर्थ रेट बहुत कम है, और इतनी कम है कि कुछ सालों में आप देखेंगे कि इटली में बहुत कम लोग बचेंगे। ये पूरा गणित आपको समझाएंगे। साथ ही मेलोनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे जो उन्होंने इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए उठाए हैं। इटली के लोग बड़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं। क्या है ये इटली की समस्या, आपके सामने रखेंगे। अमोनिया गैस कितनी खतरनाक है बताएंगे आपको। बात करेंगे उन हादसों की जो अमोनिया गैस की वजह से आज तक इतिहास में दर्ज किए गए हैं, फिर भी इस तरह की लापरवाही सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे आर्कटिक की। पृथ्वी के सबसे ठंडे और दूर दराज वाले इलाके में अब अलग अलग देशों की बुरी निगाहें टिक गई हैं। पूरी दुनिया आर्कटिक के इस इलाके में नजरें गड़ाई हुई हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश आमने सामने हो रहे हैं, इस इलाके को लेना चाहते हैं ताकि वो आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएं। इस रेस में रूस, अमेरिका, चीन सब शामिल हैं। इसी को लेकर कनाडा ने एक बार फिर से बहुत बड़ा दावा कर दिया है। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने चीन और रूस से कनाडा को खतरा बताया है। कनाडा की खुफिया एजेंसी का कहना है कि रूस और चीन कनाडा के आर्कटिक इलाके में धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देश उस इलाके की एक तरह से जासूसी कर रहे हैं, खुफिया जानकारी निकाल रहे हैं। लेकिन जब यहां कोई रहता नहीं है, जब यहां कोई आबादी नहीं रहती है, ठंड इतनी है कि इंसान का यहां बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के जी पाना असंभव है, नामुमकिन है, तो फिर ये जमीन, ये इलाका इन देशों के लिए साख का विषय क्यों है, जरूरत का विषय क्यों है। कनाडा खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ये देश आर्कटिक में ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं और इससे कनाडा को खतरा हो सकता है। इसलिए कनाडा को अपने सुरक्षा कर्मियों और नीतियों को मजबूत करना होगा। CSIS जो कि कनाडा की खुफिया एजेंसी है, उनके निदेशक का नाम है डैन रॉजर्स। डैन रॉजर्स का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब CSIS ने देखा है कि साइबर और दूसरे तरीके से सरकार और कंपनियों की जानकारी ली जा रही है।
कनाडा ने अपने उत्तर के इलाके में से गुजरने वाले रास्ते और वहां के जरूरी खनिजों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसलिए कनाडा अब वहां ज्यादा पैसा लगाना चाहता है। कनाडा ने आर्कटिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाने वाला बजट पेश किया है। इसमें नए एयरपोर्ट, सीपोर्ट और पूरे साल में इस्तेमाल योग्य सड़कों का निर्माण शामिल है। कनाडा नए बड़े जहाज और करीब 12 गश्ती पनडुब्बियां खरीदने की प्लानिंग भी कर रहा है, ताकि इस इलाके में वो अपने कंट्रोल को और ज्यादा पावरफुल कर सके, मजबूत कर सके। पिछले हफ्ते जो कनाडा का नया बजट सामने आया है, उसमें कनाडा ने आर्कटिक इलाके के लिए 10 अरब कनाडाई डॉलर यानी कि लगभग 710 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक खास फंड एलोकेट किया है। इस पैसे का इस्तेमाल आर्कटिक में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में होगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने बताया कि नेटो जैसे सैन्य संगठन को आर्कटिक पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेटो को सिर्फ पूर्वी सीमाओं पर नहीं बल्कि उत्तर की तरफ भी अपनी निगरानी और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। CSIS के निदेशक ने कनाडा में रूस, चीन की जासूसी को लेकर क्या दावे किए हैं, वो बात जान लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे आखिर इतनी दिलचस्पी रूस और चीन की इस इलाके में क्यों है, माजरा क्या है। CSIS एजेंट्स ने रूस की कोशिशों को रोका है। वो कनाडा के सामान और तकनीक को हासिल करना चाहते थे ताकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल हो। यूरोप की कुछ नकली कंपनियां कनाडा से सामान खरीदने आई, लेकिन वो असल में रूस के एजेंट थे। कंपनी ने तुरंत उन रूसियों को सामान देना बंद कर दिया। चीनी जासूसों ने कनाडा के लोगों को फंसाने की कोशिश की ताकि उनकी सैन्य और गोपनीय जानकारी हासिल की जा सके। ईरान ने भी कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। चीन और रूस के अलावा ईरान से भी खतरा था। ईरान के खिलाफ बोलने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। खुफिया एजेंसी के प्रमुख डैन रॉजर्स ने बताया कि ये देश कैसे कनाडा की सरकार और लोगों की जानकारी चुराने और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। रूस खास तौर पर आर्कटिक इलाके में कनाडा की सरकार और कंपनियों की जासूसी कर रहा है। रूस वहां अपने एजेंट्स भी लगातार भेजने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए कनाडा से गुप्त तरीके से सामान मंगा रहा है। CSIS ने यह भी बताया है कि उसने कुछ रूसी खुफिया अधिकारियों की पहचान की है और उनकी कनाडा आने की अनुमति को कैंसिल किया है, उनकी परमिट को कैंसिल किया है। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने रूस, चीन के अलावा ईरान का नाम भी जोड़ा है, जो कनाडा के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रॉजर्स ने कहा कि हमने देखा है कि ये कनाडा में निगरानी करते हैं, गलत और बदनाम करने वाली खबरें फैलाते हैं, धमकी देते हैं, कनाडा के प्रवासियों को विदेश में डराते हैं और सबसे ज्यादा गंभीर मामलों में लोगों की जान को खतरा भी पहुंचाते हैं। इन हरकतों का उन लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिन्हें निशाना बनाया जाता है। साथ ही ये दूसरे देशों को भी डराते हैं, जिससे वो अपनी बात कहने या अपने हक के लिए आवाज उठाने से डरते हैं। डैन ने कहा कि दुनिया के देशों के रिश्ते बदल रहे हैं और देश अब पहले से ज्यादा जोरदार तरीके से आर्थिक फायदा और वैश्विक ताकत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दुश्मन हमारी किसी भी कमजोरी या मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में खुफिया जानकारी की सबसे ज्यादा कीमत होती है और हमारे दुश्मन इसे पाने के लिए अब पहले से भी ज्यादा हिम्मत और तेजी से काम करेंगे। CSIS का दावा है कि रूस और चीन की जासूसी सिर्फ गुप्त सरकारी रहस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और अकादमिक संस्थानों में भी जासूसी हो रही है, क्योंकि उनके पास कीमती डेटा और टेक्नोलॉजी है। और इसलिए CSIS ने बिजनेस काउंसिल और चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर इन खतरों से निपटने की रणनीति बनाई है। चीन, जो आर्कटिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है या उसके बॉर्डर भी नहीं है, वहां वो अपनी रणनीतिक और आर्थिक पकड़ चाहता है। रूस, जो आर्कटिक का हिस्सा है, वो वहां उसकी बड़ी सैन्य मौजूदगी है। वो कभी कभी अनिश्चित और आक्रामक भी हो सकता है। CSIS का दावा है कि इस वक्त कनाडा को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ उनका सुरक्षा रिश्ता अभी भी मजबूत बना हुआ है, जबकि संबंध थोड़े तनावपूर्ण हैं। रॉजर्स ने कहा कि हमें अमेरिका से खुफिया और सुरक्षा मदद मिलती है और हम उनसे जानकारी भी साझा करते हैं। इसलिए उनका मानना है कि यह रिश्ता कनाडा और अमेरिका का अभी भी बहुत मजबूत बना हुआ है।
सीएसआईएस ने इन खतरों को पहचान कर रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और इस इलाके में सुरक्षा भी बढ़ाई है और लगातार कई मामलों में कार्रवाई कर रही है। आपको इस खुफिया एजेंसी के बारे में बताते हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी आखिर कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट होती है। सीएसआईएस का अव्वल तो मतलब यह है कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, ये कनाडा की सरकारी खुफिया एजेंसी है। देश की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी विदेशों से इकट्ठा करती है। सीएसआईएस की शुरुआत 1984 में हुई थी। इससे पहले खुफिया काम मिलिट्री और पुलिस वाले करते थे। आतंकवाद, जासूसी और विदेशी खतरों से यह बचाती है। इंटरनेट और साइबर की दुनिया में हो रही हरकतों पर भी ये एजेंसी नजर रखती है। सरकार को सलाह देते हैं कि कैसे देश की सुरक्षा मजबूत की जाए। आतंकवाद से जुड़े लोगों पर नजर रखती है एजेंसी। खतरे वाली कंपनियों और लोगों पर भी नजर रखना इस एजेंसी का काम है। सीएसआईएस के निदेशक रॉजर्स का कहना है कि सीएसआईएस की आतंकवाद जांचों में लगभग हर 10 में से एक मामले में कम से कम एक आरोपी 18 साल से छोटा होता है। हिंसक कट्टरपंथ से लड़ना अब सीएसआईएस के काम का आधे से कम हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये उनकी एक बड़ी प्राथमिकता बनी रहेगी, क्योंकि दुनिया में हो रहे घटनाक्रम से लोग तेजी से कट्टरपंथ की ओर जा रहे हैं। कनाडा को अपने उत्तरी हिस्से में रणनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। रूस, चीन जैसी महाशक्तियों का आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव और उनके सीक्रेट ऑपरेशंस का निशाना बनने का खतरा कनाडा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में सिर्फ सुरक्षा तंत्र नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आर्कटिक इतना अहम क्यों है? चीन और रूस उस पर अपना प्रभाव, आधिपत्य क्यों स्थापित करना चाहते हैं? समझते हैं। आर्कटिक वो जगह है जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में, यानी कि नॉर्थ पोल के पास में है। ये बहुत ठंडा इलाका है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए। सर्दियों में यहां का तापमान -40 से -50 डिग्री तक चला जाता है। ज्यादातर साल इन इलाकों में बर्फ जमी रहती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहां पर तेजी से बर्फ पिघल रही है। इससे नए रास्ते और जमीन खुल रहे हैं, जिससे कई देशों की इस इलाके में दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि पर्यावरणविद और मौसम विज्ञानी ये मानते हैं कि आर्कटिक का बर्फ पिघलना अच्छा संकेत नहीं है मानव सभ्यता के लिए, पृथ्वी के लिए और इंसानियत के लिए। यहां पर अगर बर्फ लगातार पिघल रहे हैं तो ये किसी बड़ी आफत का संकेत है। लेकिन बर्फ पिघलने से जो जमीन ऊपर आ रही है या फिर जो इलाके खाली हो रहे हैं, उसको बड़े बड़े देश अपने फायदे के हिसाब से देख रहे हैं। अब आपको मैप पर दिखाते हैं कि आर्कटिक कहां पर है और इसके आसपास कौन से देश हैं। जल्दी से बिग स्क्रीन पर मैप लेकर आते हैं। ये देखिए, ये है वो आर्कटिक का इलाका। अब इसके चारों तरफ आप देख लीजिए, ये है नॉर्थ पोल, बिल्कुल सेंटर में। नॉर्थ पोल के ठीक बगल में है कनाडा, उसके ऊपर है डेनमार्क, ग्रीनलैंड, उसके ऊपर है आइलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आपका स्वीडन, फिर आपका फिनलैंड, और फिर है इधर रूस जिसकी सीमा लगती है, और फिर अमेरिका अलास्का के जरिए वहां तक नॉर्थ पोल तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है वो कनाडा के एक बड़े हिस्से के तौर पर यहां देखा जाता है। अब इस इलाके में आने के लिए या तो कनाडा या फिर बाकी यूरोपीय कंट्रीज से होकर आना पड़ेगा, या फिर अलास्का की तरफ से। लेकिन कनाडा एक इजी रास्ता है, इसलिए कनाडा से जो जासूसी है वो इस वक्त जारी है और बड़े बड़े देश कनाडा से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं और इसको समझिए कि आर्कटिक कहां है। मैप जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए। पीसीआर, थैंक यू। आर्कटिक पृथ्वी के सेंटर में, जहां पर आर्कटिक हमने लिखा हुआ है। अब आप समझिए कि ये इन देशों के लिए कितना अहम है। आर्कटिक तट पर कुल 8 देश हैं। 8 के नाम हमने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। आर्कटिक तट का आधे से ज्यादा हिस्सा रूस के पास है और यहां 20 लाख लोग रहते हैं। यानी पूरे आर्कटिक की करीब आधी आबादी सिर्फ और सिर्फ रूस में रहती है। जल्दी से डिटेल्स लेकर आइए। ये देखिए, आर्कटिक तट पर कितने देश हैं? 8 देश हैं, जिसके नाम अभी हमने आपको दिखाए। और रूस में का जो आधे से ज्यादा हिस्सा जो आर्कटिक तट का है वो रूस का है और यहां 20 लाख लोग रहते हैं। यानी पूरे आर्कटिक की करीब आधी आबादी बाकी देश
आर्कटिक महासागर के चारों तरफ मौजूद है। ये देश अपने 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानते हैं, EEZ मानते हैं। यानी वो इस इलाके तक प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन देश और इकोनॉमिक जोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें साबित करना होगा कि उनकी तटरेखा के पास लैंड मासेस 200 किलोमीटर से आगे तक है। नॉर्वे, रूस, कनाडा, डेनमार्क पहले ही ये कर चुके हैं। इसके आगे नॉर्थ पोल है। आर्कटिक के करीब के 8 देश मिलकर एक संगठन चलाते हैं जिसे आर्कटिक परिषद के नाम से जाना जाता है। यह परिषद आर्कटिक के पर्यावरण, विकास और सुरक्षा को लेकर काम करती है। पिघलती बर्फ से खुलने वाले आर्थिक अवसरों को देखते हुए आर्कटिक में कई देशों की उपस्थिति और भी अहम हो रही है। ठंडा इलाका और दूर तक फैली बर्फ के बावजूद यहां कई देशों ने रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। आखिर दुनिया के देशों के लिए आर्कटिक इतना अहम क्यों होता जा रहा है, इसे समझना होगा। कहते हैं कि बर्फ के नीचे कई ऐसी चीजें यहां अभी भी दबी हुई हैं जिसे हम इंसान अभी तक नहीं जानते हैं, और इसे समझने के लिए और स्पेशली वहां जो रिसोर्स मौजूद हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर है। आर्कटिक इलाके में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। कहते हैं यहां तेल, गैस, खनिज जैसे बहुत सारे कीमती संसाधन हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े रिजर्व यहां मौजूद हैं। संसाधन बढ़ती ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। कई देश इस इलाके में इन संसाधनों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तेल गैस कंपनियां इन संसाधनों की खोज में लगी हुई हैं, जिनके रिसर्च सेंटर यहां पर पहले ही मौजूद हैं। कई देश यहां अपनी सुरक्षा और ताकत बढ़ाना चाहते हैं। आर्कटिक पर नियंत्रण रखने से आर्थिक और रणनीतिक ताकत मिल सकती है। यह इलाका वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, खासकर एनर्जी सेक्टर के लिए। और जिसके पास एनर्जी, उसके पास दुनिया का कंट्रोल। बर्फ पिघलने के साथ दुनिया के सामने कई रिसोर्सेज सामने आए। नेचुरल ऑयल, गैस यहां सबसे ज्यादा है, जिसके लिए हर कोई इस इलाके को अपना ठिकाना बनाना चाहता है, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए, ऑयल सबको चाहिए, गैस सबको चाहिए। और रूस तो आर्कटिक इलाके का एक बहुत अहम खिलाड़ी है। रूस का 5वां हिस्सा आर्कटिक का इलाका है। आर्कटिक महासागर के किनारे सबसे लंबी सीमा रूस की है। इसी वजह से रूस का दावा और इस दखल इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। रूस ने तो आर्कटिक में कई सैन्य बेसेस बनाए हैं। वहां उसने हवाई अड्डे, पोत के लिए बंदरगाह और मिसाइल सिस्टम स्थापित किए हैं। इसका मकसद आर्कटिक की सुरक्षा करना और अपनी ताकत को दिखाना है। आर्कटिक में रूस का दबदबा कैसे क्रिएट होता है, यह भी जान लीजिए। वैसे तो हमने आपको बताया कि रूस की सबसे बड़ी आबादी, आर्कटिक में रूस की बड़ी आबादी रहती है। रूस के पास आर्कटिक का 53% से ज्यादा हिस्सा है। यह क्षेत्र रूसी अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का 10% हिस्सा आर्कटिक के नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। रूस की 80% गैस आर्कटिक क्षेत्रों से आती है। बड़ी रूसी कंपनियां आर्कटिक में अभी भी रिसर्च में काम कर रही हैं। रूस ने खास आर्कटिक सैनिक तैयार किए हैं जो -50 डिग्री सेल्सियस में भी ऑपरेशन चला सकते हैं। बर्फ पर उतरने वाले हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। बर्फीली जमीन पर टैंकों को भी ऑपरेट करते हैं। यहां न्यूक्लियर पनडुब्बियों का भी सबसे बड़ा बेड़ा रूस ने तैनात कर रखा है, और ये पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। लेकिन अब इस गेम में एक और प्लेयर की एंट्री हो रही है। उस प्लेयर का नाम है ड्रैगन, यानी कि चीन। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, जबकि चीन ना तो आर्कटिक रीजन के पास है और ना ही आर्कटिक तट में इसका कोई हिस्सा है। वो अब इस इलाके में पहले से ज्यादा सक्रिय होता नजर आ रहा है, और यह सक्रियता बर्फ पिघलने से बढ़ी है। जहां उत्तरी समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, स्वेज नहर के मुकाबले ज्यादा व्यापार के लिए नया
तेज और सुरक्षित रास्ता यह हो सकता है। चीन के लिए यह रास्ता पोलर सिल्क रोड है। इसके जरिए न सिर्फ चीन अपना व्यापार बढ़ा सकता है, बल्कि समुद्री दुनिया में अपने दबदबे को, अपनी ताकत को और मजबूत कर सकता है। चीन के बर्फ तोड़ने वाले जहाज आर्कटिक में नए समुद्री रास्ते खोल रहे हैं। चीन चाहता है कि वो इन रास्तों का इस्तेमाल करके यूरोप तक कम दूरी और कम खर्च में अपने बनाए गए सामान को भेज सके और बेच सके। चीन यूरोप तक छोटा और सस्ता ट्रेड रूट चाहता है, इसलिए चीन की जो दिलचस्पी है वो इस इलाके में बढ़ती जा रही है। अभी यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ता है और आर्कटिक वाला जो रास्ता है वो 40% कम है, छोटा कर देता उसे। इससे फायदा क्या होगा? इससे चीन का समय बचेगा, पैसा बचेगा, ईंधन बचेगा। तो इससे किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और मुनाफा ज्यादा होगा, चीन को फायदा ज्यादा होगा। इसलिए चीन इसे पोलर सिल्क रोड कहता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है। चीन आर्कटिक के तेल और गैस में हिस्सेदारी लेना चाहता है। आर्कटिक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं। ये मेटल्स इलेक्ट्रिक, कार, मोबाइल, बैटरी में काम आते हैं। चीन इस क्षेत्र में खनन प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहता है। चीन और रूस मिलकर आर्कटिक में बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। चीन आर्कटिक में रिसर्च सेंटर, वैज्ञानिक स्टेशन और आइस ब्रेकर शिप भी भेज रहा है। लेकिन कई देशों को डर है कि यह स्टेशन भविष्य में चीन सैन्य उपयोग में ला सकता है। लेकिन रूस के लिए चीन की आर्कटिक में बढ़ती मौजूदगी चिंता का सबब बन रही है, क्योंकि रूस इस इलाके पर अपना ज्यादा अधिकार मानता है, ज्यादा अधिकार जताता है। अमेरिका और नेटो देशों की आर्कटिक में सैन्य मौजूदगी भी बढ़ रही है। चीन को डर है कि अगर यूएस आर्कटिक में अपना नेटवर्क मजबूत कर लेता है और समुद्री रास्तों की रक्षा अमेरिका ने संभाल ली, तो चीन उत्तरी दिशा से घिर जाएगा। इसलिए भी आर्कटिक में वो अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। चीन ने आर्कटिक में रिसर्च लैब, वेदर स्टेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाए हैं। उसको लेकर पश्चिमी देशों का मानना है कि ये स्टेशन नजर रखने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आर्कटिक की भूमि का सैन्य नक्शा तैयार करने के काम आ रहे हैं। अमेरिका और कनाडा कई बार खुलकर इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और चाइना को वार्न कर चुके हैं। और अभी भी कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने यही कहा है कि चीन अपने इन सेंटर्स के जरिए इस इलाके की जासूसी कर रहा है। लेकिन रूस के पास तो आर्कटिक में हिस्सा है और चीन तो जोर जबरदस्ती जगह बनाने में जुटा है। तो फिर कनाडा के हिस्से पर इन देशों की नजर क्या है, यह भी समझना होगा। इसे समझने के लिए देखिए कि कनाडा के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। लगभग 40% कनाडा की जमीन आर्कटिक इलाके में आती है। इस क्षेत्र में हजारों आइलैंड्स हैं जो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दुनिया का महत्वपूर्ण ट्रेड रूट इसके पास ही है। कनाडा से नॉर्थ वेस्ट पैसेज रास्ता यहीं से जाता है। कनाडा के आर्कटिक इलाके में ऐसे रास्ते बन रहे हैं जिनसे जहाज आसानी से चल सकते हैं। ये रास्ते कनाडा के इलाके से होकर गुजरते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा ट्रेड रूट बन सकता है। कनाडा के हिस्से में भी नेचुरल रिसोर्स ज्यादा हैं, इसलिए कनाडा इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है। बड़ी कंपनियां और देश कनाडा में पैसा लगाना चाहते हैं। मतलब कनाडा के पास एक बहुत खास जगह है जहां से दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जहाज आसानी से ले जाए जा सकते हैं। इसलिए वो यहां और ज्यादा विकास करना चाहते हैं ताकि वो इन रास्तों और खनिजों का फायदा उठा सकें। इस वजह से कनाडा के उत्तर में निवेश बढ़ रहा है। मतलब वहां नए फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, नए काम बनाए जा रहे हैं और नई सुविधाएं, नई फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कनाडा जानता है कि नेचुरल रिसोर्स आने वाले 30-40 साल में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बनेंगे। जो देश आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वो भविष्य में सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे होगा। इसके साथ ही
कनाडा का हिस्सा रूस की सीमाओं के सामने आता है। इससे वो चीन और रूस की हलचल पर नजर रखता है। इसलिए कनाडा आर्कटिक में निगरानी और सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। आर्कटिक के इस इलाके में होड़ इन्हीं देशों तक नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका का भी नाम है। हालांकि अमेरिका का अलास्का आर्कटिक इलाके में आता है, तो अमेरिका को इस इलाके का फायदा है, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन का दबदबा इस इलाके में बढ़ने नहीं दे सकता और ना ही वो ऐसा चाहता है। इसलिए अलास्का में अमेरिका ने सबसे बड़ा बेड़ा F-35 फाइटर जेट का तैनात किया है, मिसाइल डिफेंस बेस बनाया है, ड्रोन निगरानी बेस है और अमेरिका आर्कटिक इलाके में, अलास्का के इलाके में नए युद्धाभ्यास भी करता है। रूस की सीमा अलास्का से सिर्फ 55 माइल दूर है, इसलिए अलास्का से अमेरिका रूस पर भी निगरानी रखता है। अलास्का की वजह से अमेरिका अपने जहाज और नेवी यहां तैनात कर सकता है। अलास्का में अमेरिका का 25% तेल रिजर्व है और नेचुरल गैस रिजर्व है। समुद्री हिस्सों में भारी भरकम हाइड्रोकार्बाइन, यह अमेरिका की ऊर्जा जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है। अलास्का अमेरिका को तेल गैस में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करता है, लेकिन अमेरिका और कनाडा की उत्तरी सीमाएं जुड़ी हुई हैं और अमेरिका को आर्कटिक में निगरानी रखने के लिए कनाडा की जरूरत पड़ती है। यानी कनाडा इस क्षेत्र में अमेरिका का एक अनिवार्य पार्टनर बन जाता है और इससे कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ता है और कनाडा और अमेरिका के रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए आर्कटिक में दबदबे की होड़ मची हुई है। हर कोई भविष्य के हिसाब से यहां के संसाधन पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए यह इस इलाके में टेंशन बढ़ा सकता है। और दूसरा बड़ा खतरा कि यहां की जो बर्फ पिघल रही है वो सबसे बड़ा खतरा है। यहां का मौसम दुनिया पर असर डालता है, लेकिन बर्फ यहां तेजी से पिघल रहे हैं। इससे दुनिया के कई बड़े शहरों पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि इससे समंदर का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसकी चिंता किसी को नहीं है, सबको इस बात की चिंता है कि कैसे इस इलाके को ऑपरेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए और अपने हिसाब से इसका दोहन किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात दो ऐसे मुल्क की जिनके बीच जंग रुकवाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। नहीं, बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं हो रही है, बात हो रही है थाईलैंड और कंबोडिया की। थाईलैंड और कंबोडिया में जंग रुकवाने के दावे के चंद ही महीनों बाद एक बार फिर थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर बंदूकें गरज रही हैं, तोपें गरज रही हैं, ड्रोन्स गरज रहे हैं और इन गोलियों की गूंज ने ट्रंप की शांति डील को, पीस डील को हिलाकर रख दिया। यानी थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर से बॉर्डर पर आमने सामने हैं। जंग का यह मोर्चा फिर से खुल गया है और बॉर्डर पर झड़प हुई है। इस हिंसक झड़प में एक कंबोडियाई ग्रामीण की मौत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ थाईलैंड कंबोडिया पीस एग्रीमेंट, जिसे एशिया में स्थिरता का कदम माना गया था, वो अब खतरे में पड़ चुका है। इस झड़प के बाद कंबोडिया में गुस्सा है और दोनों देशों की सीमाओं पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कंबोडिया ने थाई सेना पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल दोनों देशों के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद है। प्रेह विहियर मंदिर के आसपास का इलाका हमेशा से बारूद के ढेर पर बैठा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है इन दोनों के बीच में, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद लगभग एक शताब्दी पुराना है। 1904 से 1907 के फ्रांसीसी सियामी समझौते की अस्पष्ट लाइन से यह विवाद शुरू होता है। विवाद का केंद्र प्री विहर मंदिर है, जो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर है। दोनों मुल्क इस मंदिर पर दावा करते हैं। सीमा रेखा पर मौजूद यह प्राचीन मंदिर दोनों देशों के दावे का प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने 1962 में एक फैसला दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर को कंबोडिया की संप्रभुता के अंतर्गत बताया। मंदिर के आसपास का लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र अब भी विवादित है, लेकिन थाईलैंड इस फैसले के बाद भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। 62 के फैसले के बाद भी यहां इस इलाके में झड़पें हुई हैं। 2008 में विवाद
खुले सैन्य संघर्ष में तब्दील हो गया और 2025 में एक बार फिर से इस मामले में गर्मी आ गई। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि 2024 में पीस डील तनाव को हमेशा खत्म कर देगा। बीते साल अक्टूबर में कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में केएल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते का दावा था कि विवादित इलाकों में गैर हथियारबंद जोन बनेगा और ज्वाइंट पेट्रोलिंग होगी, लेकिन ताजा हिंसा ने साबित कर दिया कि जमीनी हकीकत अब भी जस की तस बनी हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के पीस डील में क्या था, यह भी जान लीजिए, जिसको दोनों देशों ने मिलकर तोड़ दिया है। अक्टूबर 2024 47वां आसियान शिखर सम्मेलन, ट्रंप और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम की मौजूदगी। थाईलैंड कंबोडिया ने केएल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, सीमा पर तनाव खत्म करने का वायदा किया, सैनिकों की चरणबद्ध वापसी पर सहमति जताई, विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी का प्लान बना। ट्रंप की मध्यस्थता को दोनों देशों ने सराहा। आसियान ने प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया। ताजा झड़प उस वक्त सामने आई जब थाईलैंड ने अचानक कंबोडिया के साथ सभी समझौतों को रोकने का ऐलान कर दिया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि उसके पूर्वोत्तर सीसा केट प्रांत में एक बारूदी सुरंग धमाका हुआ, जिसमें 4 थाई सैनिक घायल हो गए। इस हमले के पीछे कंबोडिया का हाथ बताया गया। थाई सेना ने एलिगेशन क्या लगाया, इसे समझते हैं डिटेल से। कंबोडिया ने सीमा के पास बारूदी सुरंग बिछाई है। 17 जुलाई की बात है, विस्फोट की घटना हुई। थाईलैंड की ओर से 3 धमाके उसमें 3 सैनिक घायल हो गए। और इस पे जब थाईलैंड का रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया है। कंबोडिया का रुख था कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कंबोडिया ने आरोपों से इनकार कर दिया और कहा यह पुरानी सुरंगों के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन अब तनाव बढ़ने की आशंका है। दोनों देशों के बीच हालिया झड़प के बाद स्थिति एक बार फिर से संवेदनशील हो गई है। बैंकॉक का कहना है कि कंबोडिया ने नई बारूदी सुरंगें बिछाई और वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो समझौतों को स्थगित कर रहा है और वॉशिंगटन को भी अपने फैसले की जानकारी देगा। इधर कंबोडियाई सरकार ने इस पूरे आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। थाईलैंड कंबोडिया की सीमा विवाद दशकों पुरानी। हर छोटे तनाव के बाद बड़ा टकराव होने का खतरा बना रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 पड़ोसी देश कंबोडिया और थाईलैंड कभी सांस्कृतिक रिश्तों में बंधे हुआ करते थे, लेकिन इतिहास, सीमाओं और राजनीति ने इन रिश्तों को कई बार युद्ध की दहलीज तक पहुंचा दिया। कुछ साल पहले तक कट्टर दोस्त रहे कंबोडिया और थाईलैंड अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच जंग लगातार भीषण होती जा रही है। यह कहानी दोस्ती से दुश्मनी में कैसे बदली, इस पर नजर डालते हैं। 28 मई 2025 सैनिकों की भिड़ंत में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई, यह दावा किया गया। 7 जून दोनों देशों ने सीमा पर सैनिक बढ़ाए। कंबोडिया ने थाईलैंड के टीवी कार्यक्रम और फलों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 20 जून को थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को बुलाया और अपना विरोध दर्ज कराया। 21 जून को दोनों देशों के एंट्री गेट भी बंद कर दिए गए। 1 जुलाई को थाई प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया। 16 जुलाई को थाईलैंड के 4 सैनिक घायल हुए। कंबोडिया पर लैंडमाइन बिछाने का आरोप लगा। 23 जुलाई को थाईलैंड ने अपना राजदूत वापस बुलाया। 24 जुलाई को कंबोडिया ने हमला कर दिया। थाईलैंड ने पलटवार किया। नई झड़पों ने 2024 में हुए शांति समझौतों की स्थिरता पर बड़ा सवाल छोड़ा है। यानी पीस डील भले ही कागज पर बहुत मजबूत दिखे, पर जमीन पर भरोसा अभी भी दोनों देशों के बीच बेहद कमजोर है। ताजा झड़पों ने साफ कर दिया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में शांति की राह अभी बहुत ज्यादा लंबी है। वर्ल्ड नाउ में बात इटली की करेंगे। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाला देश बताया जाता है। बहुत खूबसूरत देश। दुनिया भर के लोगों को इटली अपनी खूबसूरती के लिए आकर्षित करता है, लेकिन कहते हैं इटली मिटने की कगार पर है। क्या यह बात सही है? क्या इटली का वजूद खत्म होने वाला है? खबर यह है कि इटली में इस वक्त काफी कम बर्थ रेट है। इटली में जनसंख्या का संकट गहराता जा रहा है। देश में बर्थ रेट लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जिससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। यह कमी इतनी ज्यादा है कि देश में 160 साल में सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं।
मशहूर बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था, इटली इज डिसअपियरिंग, यानी इटली गायब हो रहा है। मस्क के इस ट्वीट ने पूरी दुनिया का ध्यान इटली की ओर खींच दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के ISTAT ने चेतावनी दी है कि 2025 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और भी कम हो जाएगी, यानी ये अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल को छू सकती है। ये लगातार 16वां साल होगा जब इटली में जन्म दर घट जाएगी। इसका मतलब ये है इटली की जनसंख्या का संकट और ज्यादा गंभीर होगा। ISTAT ने कहा है कि जन्म दर कम होने की वजह से काम करने वाली आबादी की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, खासकर क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जन्म दर लगातार गिर रही है और इसके सुधरने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह स्थिति इटली की आने वाली आबादी के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 2025 में जो जन्म दर है वो 1.13 बच्चे प्रति महिला रह गई। जनवरी से जुलाई में 1,98,000 बच्चे पैदा हुए, जो पिछले साल की तुलना में 6.3% कम है। 2024 में सिर्फ 3.25 लाख यानी कि 3.7 लाख बच्चे ही पैदा हुए। यह संख्या 1861 के बाद सबसे कम है और कहते हैं 2025 में तो ये इससे भी नीचे आ जाएगी नंबर्स। यानी इटली में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो गई। फर्टिलिटी रेट यानी कि औसत जन्म दर, जो बताती है कि औसतन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। जनवरी से जुलाई के बीच ये गिरकर 1.13% रह गई, जबकि पिछले साल की पहले अगर बात की जाए 2023 की तो ये 1.18 थी, जो और कम आ गई। ये बहुत कम आंका जाता है और यही वजह है कि इटली की आबादी बहुत तेजी से डिक्लाइन की तरफ है। पिछले 3 दशकों में यहां जन्म दर में भारी गिरावट आई है। इटली में बढ़ती उम्र की जनसंख्या और गिरती जन्म दर का यह संतुलन देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। इसी बिगड़ती स्थिति की वजह से इटली की सरकार अभी संकट पर ज्यादा फोकस करना चाह रही है। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने परिवार बढ़ाने के लिए कई फैसले किए, जैसे कि आर्थिक मदद देना, इंसेंटिव देना, बच्चों वाले परिवारों को ज्यादा सरकारी सहूलियत देना। सरकार यह उम्मीद कर रही है कि इससे लोग फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मेलोनी ने नेताओं को भी इस समस्या पर ध्यान देने के लिए कहा है ताकि इस गिरते जन्म दर को रोका जा सके। अगर कम बच्चे होंगे तो युवाओं में कमी आएगी, वर्कफोर्स में कमी आएगी और ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इससे रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ेगी। एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भविष्य में वर्किंग एज वाले लोगों की संख्या कम होती चली जाएगी और इसलिए इलॉन मस्क कह रहे हैं कि इटली इज डिसअपियरिंग। इटली में युवाओं की संख्या पर अगर नजर डालें तो 55 से 64 साल उम्र वाले लोग जो है वो कम होते चले जाएंगे। 2050 तक एक अनुमान यह लगाया गया है कि उनकी संख्या 70% हो जाएगी, जो कि पिछले साल तक के अनुमान के हिसाब से 61% थी। 65 से 74 साल की उम्र वाले लोग बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या जो है वो 16% होगी, जो अभी जो रेट दर है वो 11% के आसपास है। यानी युवाओं की संख्या कम हो रही है, कामगारों की संख्या घट रही है। 55 से 64 साल की उम्र के लोग जो आमतौर पर रिटायर हो जाते हैं वो भी ज्यादा समय तक काम कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। बुजुर्गों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। युवा कामगारों की कमी से टेक्नोलॉजी और उद्योग में विकास धीमा हो रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि लोग काम करने के लिए नहीं है, कम है और टैक्स भी सरकार नहीं जुटा पा रही है क्योंकि ना कामगार होंगे, ना जॉब्स होगी और ना टैक्स मिलेंगे। छोटा परिवार सुखी परिवार वाली नीति इटली अपनाता रहा है। नतीजा, इटली में परिवारों का आकार भी लगातार छोटा होता चला गया। परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। औसतन अब एक परिवार में पहले की तुलना में कम ही बच्चे हैं। कई परिवार सिर्फ एक बच्चे तक सीमित हो गए हैं और कई परिवार तो अब बच्चे करना भी नहीं चाहते। कई बड़े परिवारों की जगह अब छोटे परिवारों ने ले ली। स्टैट की रिपोर्ट के मुताबिक 2003-2004 के आंकड़ों के मुताबिक एक परिवार में उस समय औसतन 2.5 या 2.6 सदस्य हुआ करते थे और अब यह घटकर 2.2 रह गए।
पारिवारिक संरचना में यह बदलाव इटली की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था पर असर डाल रहा है। बर्थ रेट में गिरावट के कारण कई स्कूल बंद होने की कगार पर है। भविष्य में वर्कफोर्स की कमी के कारण पेंशन प्रणाली पर भी दबाव बढ़ सकता है। जनसंख्या में गिरावट देखते हुए सरकार पर अब ज्यादा पारिवारिक अनुकूल नीतियां लागू करने का दबाव बढ़ रहा है और मेलोनी सरकार ने इस बाबत कई नीतियां लागू की हैं। इटली का फैमिली प्लान क्या है, ये आपको बताते हैं। कहते हैं हर जन्म लेने वाले बच्चे पर 1000 यूरो दिया जाएगा। पैसा उन परिवारों को मिलेगा जिनकी आमदनी कम है। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर टैक्स में छूट का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने 1 बिलियन जो यूरो है उसका प्रावधान बजट में किया है। माताओं को सामाजिक सुरक्षा योगदान में छूट दी जा रही है। 3 या उससे ज्यादा बच्चे वाले स्थायी काम करने वाली माताओं को भी छूट दी गई है। पेरेंटल लीव में सुधार किया जा रहा है। दूसरे महीने के पेरेंटल लीव में वेतन को 80% तक बढ़ाया जाएगा। किंडरगार्टन बोनस बढ़ाया जाएगा। कम आय वाले परिवारों के लिए प्रावधान है। 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बोनस 3600 यूरो रखा गया है। इटली में पहले यूनिवर्सल सिंगल अलाउंस लागू है। यह अलाउंस जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से है। आर्थिक बोझ कम करने का एक तरीका जिससे परिवार अधिक बच्चे पालने के लिए प्रोत्साहित हो। इन नीतियों से यह उम्मीद की जा रही है कि परिवार में उत्साह बढ़ेगा और महिलाओं को काम और बच्चों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी और जनसंख्या में गिरावट की गति जो है वो कम होगी। आईएमएफ ने इटली की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हुए 2024 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कई अहम सुझाव दिए गए थे जो देश की जनसंख्या संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं। आईएमएफ ने सुझाव दिया है कि महिलाओं को कामकाजी जीवन में शामिल करने के लिए बेहतर नीतियां बनानी चाहिए। इसके लिए महिला सुरक्षा, समान वेतन, करियर में प्रगति के अवसर और बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो परिवार और बच्चे बढ़ाने में आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही इससे देश की आर्थिक विकास दर भी सुधरेगी। इसके साथ ही काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए लचीले वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क की सुविधा और छुट्टियों की बेहतर व्यवस्था और प्लानिंग का प्रावधान दिया गया था। इससे महिलाएं और पुरुष दोनों ही बिना काम छोड़े परिवार के लिए समय निकाल सकेंगे। बेहतर संतुलन तनाव कम करता है और परिवार बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा कि बच्चों की देखभाल की सुविधाओं जैसे क्रैच, डे केयर सेंटर, स्कूलों के बाद देखभाल को अधिक किफायती बनाना जरूरी है। इससे कामकाजी माता पिता बच्चों को सुरक्षित जगहों पर छोड़कर निश्चित होकर काम कर पाएंगे। बच्चों की देखभाल से महिलाओं की नौकरी में वापसी और बच्चे पैदा करने के फैसले को सकारात्मक असर के तौर पर देखा जाएगा। अगर हम इटली की बात करें और पॉपुलेशन की बात करें तो इटली की पॉपुलेशन अभी 59 मिलियन के आसपास है, यानी लगभग 6 करोड़ आप मान लीजिए। इसमें पुरुष जो है वो 29 मिलियन है और महिलाएं लगभग 30.3 मिलियन है। अब इसमें एज वाइज कैटेगरी करें तो 0 से 14 वर्ष के बच्चे 7 मिलियन है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो उसके हिसाब से कुल आबादी का लगभग 12.9% आता है। जनसंख्या की वृद्धि दर रह गई है 0.06%, यानी जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक है और ये जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे घट रही है। और एक और फैक्ट ये है, गंभीर फैक्ट, चिंता में डालने वाला, क्या मृत्यु दर अधिक है। 10.4 डेथ रेशियो 1000 व्यक्ति पर 2024 के आंकड़े बताते हैं। हाल के दशक में इटली में बाहरी देशों से आने वालों की संख्या बढ़ी है। 2024 में लगभग 5.4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो विदेश में पैदा हुए थे, जो इटली की कुल आबादी का 9.2% है। बड़ी संख्या में इटालियंस ने अच्छी नौकरी, जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में अन्य देशों में प्रवास किया, जो अब इटली के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं। इटली की स्थिति की तुलना चीन से भी की जा रही है, जहां बर्थ रेट में भारी गिरावट देखी गई थी। हालांकि चीन ने इसे धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन चीन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी भी एक बड़ी आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात अमेरिका के ओक्लाहोमा की करते हैं, जहां केमिकल लीक होने की वजह से हाहाकार मच गया। दरअसल एक होटल में खड़े टैंकर से अमोनिया गैस लीक हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाकों में धुआं भर गया। सुरक्षा को देखते हुए मौके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहां पर लोगों को सांस में तकलीफ हुई, जिसके बाद लोगों ने इस घटना को रिपोर्ट किया। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि अमोनिया गैस जो है वो भारी होने की वजह से धरती की सतह पर फैल जाती है, और जैसे ही लोग इस गैस के कांटेक्ट में आए उनको ब्रीदिंग इश्यू होने लगी, सांस में तकलीफ होने लगी, और फौरन 34 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। कई नर्सिंग होम खाली करा लिए गए, स्कूल को बंद करना पड़ा, और करीब 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जबकि अन्य को कई घंटों तक अपने घरों के अंदर रहने का आदेश दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि एयर क्वालिटी की निगरानी अभी की जा रही है। टैंकर से अब गैस लीक नहीं हो रहा है। कई एजेंसियां मदद के लिए मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक 34 लोगों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि 11 मरीजों को ओक्लाहोमा के सिटी के इलाके में अस्पतालों में ले जाया गया है। सुरक्षित आश्रय स्थलों पर गुरुवार को 600 के करीब लोगों को रखा गया था, वहां से इवैक्यूएट किया गया था। तो अमोनिया गैस से दिक्कत क्या हुई और इसके संपर्क में आने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, यह जानने की कोशिश करते हैं। अमोनिया एक तीखी गंध वाली गैस मानी जाती है। इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये एक हल्की गैस है, हालांकि पृथ्वी की सतह पर यह बैठ जाती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलती है। इसमें गंध बहुत तेज होती है। इसका केमिकल नेम NH3 होता है। फर्टिलाइजर बनाने में अमोनिया का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आइस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज में काम आता है। ठंडा करने वाली मशीन में इस्तेमाल होता है। अमोनिया से यूरिया भी बनाया जाता है। कपड़ों में तेल, ग्रीस के दाग हटाने के काम भी अमोनिया को लिया जाता है। अगर अमोनिया गैस ज्यादा मात्रा में सांस के द्वारा इंसानी शरीर में चला जाए तो गला जल सकता है, तेज खांसी आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अमोनिया की तेज गंध से आंखों में जलन, खुजली और दर्द महसूस हो सकता है, और अगर त्वचा पर लग जाए तो त्वचा जल सकती है, बहुत जलन हो सकती है। और बहुत ज्यादा अमोनिया गैस अगर सांस में चली जाए तो फिर खतरनाक हो सकती है, जान पर बन सकती है, बेहोशी के हालात भी बन सकते हैं। वैसे अमोनिया गैस लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई देशों में इस गैस के लीक होने पर काफी नुकसान हुआ। कहां कहां अमोनिया गैस से नुकसान हुआ, ये देखिए। 2002 की बात है। नॉर्थ डकोटा में मालगाड़ी डिरेल हुई और मालगाड़ी में अमोनिया गैस रिसाव हो गया। पूरे शहर में अमोनिया गैस फैल गई। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, कई घायल हुए। आसपास के इलाके को फौरन खाली कराना पड़ा। चाइना की बात है, केमिकल प्लांट में धमाका हो गया। साल 2008 की बात है। 2008 में फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके के कारण केमिकल टैंक टूट गए और अमोनिया और कई जहरीली गैस आसपास फैल गई। तब वहां से लोगों को फौरन सुरक्षित निकालना पड़ा, और इस घटना में 20 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। साउथ कोरिया में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट में धमाका हुआ, जहां से अचानक अमोनिया लीक हो गया और कई मजदूर गंभीर रूप से प्रभावित हुए। बाद में पूरे देश में इसकी सुरक्षा मानकों की समीक्षा हुई थी। 2022 में यूक्रेन के सुमी में अमोनिया प्लांट पर हमला हुआ, जिसे टैंक क्षतिग्रस्त होने पर अमोनिया गैस लीक हुई। रिसाव से 2.5 से 5 किलोमीटर का इलाका प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों को तुरंत निकाला और सुरक्षित स्थानों पर भेजा। भारत के अलावा दुनिया के कई बड़े देश भी अमोनिया का उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही उसका इस्तेमाल कच्चे माल की तरह करते हैं। दुनिया में चीन सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्पादन करता है। चीन के बाद इसके उत्पादन में भारत का नंबर आता है। इसके अलावा यूरोप, अमेरिका में भी काफी मात्रा में अमोनिया का उत्पादन होता है। अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने पर यह गैस जहरीली हो जाती है। अगर सही तरीके से और सावधानी से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी उपयोगी भी है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी मैनचेस्टर। सही जवाब भेजिए 72407 पर। लकी जवाब देने वाले लकी विजेता को, सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।
और अब आपको बताते हैं कल सही जवाब किस व्यक्ति ने हमें भेजा है। कल सही जवाब दिया है अनिकेत पोरवाल ने, अहमदाबाद गुजरात से। अनिकेत, बहुत बहुत बधाई आपको। इंडिया डेली की तरफ से जल्द ही आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। इसी के साथ आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप देख सकते हैं 24/7 अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।